लेक्चर नंबर अच्छा जी। देखें, एक दो जो मसले मसाइल कल आए थे और स्टूडेंट्स ने सवाल भी पूछे थे उस बारे में, उसका हल सुन लें। जब भी कभी लीज के साथ IAS 12 का सवाल आएगा तो और जनरल एंट्रीज मांगेगा, तो जनरल एंट्रीज में हमने क्या करना होगा? जनरल एंट्रीज में हमने लेसी की ये एंट्रीज करनी होंगी और नीचे दो एंट्रीज कर देनी होंगी CTE और DTE की, बस। P&L बैलेंस शीट में हमने ये डालना होगा, यहाँ पे CTE DTE डाल देना होगा और यहाँ पे CTP और DTL डाल देना होगा। तो इस एतबार से इंशाल्लाह अब आपकी गलती होने का चांस नहीं है। कल जो सवाल पूछा गया था ना कि PPE भी डालें बैलेंस शीट में, तो PPE नहीं डाला जाएगा। बैलेंस शीट में वही चीजें डाली जाएंगी जो अकाउंटिंग वाले डालते हैं, और P&L में साथ CTE DTE डाल दिया जाएगा, बैलेंस शीट में CTP और DTL या DTA डाल दिया जाएगा। और जनरल एंट्रीज लेसी की ही होंगी, टैक्स वालों की कोई एंट्रीज नहीं होती। टैक्स वालों की करंट टैक्स की वर्किंग में चीजें रिकॉर्ड होती हैं और टैक्स बेस में शो होती हैं, एंट्रीज कोई नहीं होती उनकी। टैक्स वालों की कोई एंट्रीज नहीं है। आज तक हमने कभी नहीं कहा चलो टैक्स वालों की एंट्रीज करते हैं। टैक्स वालों की एंट्रीज कोई नहीं है। टैक्स वालों का P&L बैलेंस शीट कोई नहीं है। टैक्स वाले जो अपना P&L बनाते हैं उसे करंट टैक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। टैक्स वालों की बैलेंस शीट कोई नहीं है, बस वो टैक्स बेस में चली जाती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, वो बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आती हमारे बिजनेस के। एक तो ये एहतियात। दूसरा, GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड यहां माइनस करनी है। टेस्ट के सोल्यूशन में मैंने नहीं की हुई थी, मुझे याद कराइएगा, वो मैं कर दूंगा आज, ये जो टेस्ट 6 हुआ था अभी। अच्छा, अगली बात, बहरहाल ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, स्किप हो भी जाए तो कितना बड़ा मसला नहीं है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कल के सवाल के अंदर जो चैलेंजेस थे उनको हमने यहां लिख दिया था नोट्स में। पास पेपर अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा फटाफट है। पास पेपर क्वेश्चन 19 में फेयर वैल्यू और यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई थी, ये पढ़ना आ गया है अब आप लोगों को? नहीं दी हुई थी, तो हमने इम्प्लिसिट रेट गिवन होने की वजह से इसको फाइनेंस लीज का सवाल समझा था। यानी इतने से डेटे की बेस पे पहले डिसाइड करने के लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। अगली बात, इस सवाल में एसेट की कॉस्ट मिसिंग थी, तो वो हमने लेसर की जर्नल एंट्री करके या मिसिंग फिगर का फॉर्मूला लगाकर आज की क्लास में निकाली है, यानी कल निकाली थी हमने। तो अगला ये मसला था कि इस डेटे में एक मसला था और इसी डेटे को सामने रखते हुए हमने क्या निकाल ली थी? कॉस्ट। कॉस्ट इसी डेटे को सामने रखते हुए, वो तो टैक्स वालों की राय बता रहे हैं ना, इसी डेटे को सामने रखते हुए लेसर का सवाल करना है, इसी डेटे को सामने रखते हुए कॉस्ट निकालनी है। हाँ, टैक्स वालों को वैसे कहना चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, उसको बताना नहीं चाहिए था टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं। टैक्स वाले बाय डिफॉल्ट यही चाह रहे होते हैं कि लेसर ने एसेट खरीदा है, बैंक ने किराया लिया है और बैंक एसेट को डेप्रिशिएट करा। तो टैक्स वालों को यह करना चाहिए, लेकिन उस दीवाने ने कह दिया था कि टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग, इसलिए हमने क्या क्या किया था, क्योंकि टैक्स वाले अब इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, इसलिए कल हमने दो काम किए थे, एक कर दिया था, एक भूल गए थे हम। टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, इसलिए हमने IDC को कैपिटलाइज किया था और डेप्रिशिएट करते हुए रेजिडुअल वैल्यू माइनस की थी। यहां फुल रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती। टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे थे, इसलिए हमने IDC को भी एसेट की कॉस्ट में डाला है और टैक्स वालों की डिफिशन निकालते हुए कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू जो पूरी आ रही थी 125 उसको भी माइनस किया है। बहरहाल ये रेजिडुअल वैल्यू छोटी मोटी चीजें, इसके अंदर कोई मसला नहीं। IAS 10 में आ जाए वापस। हाँ,
अच्छा वो करवा देता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं, कर लेते हैं। हाँ वो तो आसान सी बात है, निकालें IS-12। अब वोट है स्टैंड 37। बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी की गारंटी दी, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी की गारंटी दी इस दिन 2016 में। उसी के दूसरा पेन भी लाए ना, ब्लैक। बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी की गारंटी दी 2016 में, और छोटी कंपनी की फैक्ट्री में आग लगी इस दिन, जिसकी वजह से वो बैंक लोन वापस नहीं कर सकती। तो बताएं, बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट डेट पर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गारंटी की लायबिलिटी पेरेंट पे इस वजह से आई है कि उसने लोन लिया था, या इस वजह से आई है कि उसने डिफॉल्ट की है, इसलिए हमने इसको नॉन एडजस्टिंग। लेकिन अगर बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी की गारंटी दी इस दिन, और छोटी कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई इस दिन, उसकी वजह से ये यहां लोन वापस नहीं कर सकी, तो फिर इसको कौन सा इवेंट ले लेंगे? एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। जी एडजस्टमेंट नंबर 16 भी होगी थी कल। एडजस्टमेंट 14 होगी थी कल, 13 भी होगी थी, 12 भी होगी थी। पॉइंट नंबर 9, एट की कोई जरूरत नहीं है, इससे से कई सवाल हमने करने। 9, कंपनी ओन्स 1.5 लाख शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। कंपनी ने किसी कंपनी के 1.5 लाख शेयर खरीदे हुए हैं, हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के 1.5 लाख शेयर खरीदे हुए हैं। जब हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के 1.5 लाख शेयर खरीदे हुए हैं, तो जिनकी प्राइस है 190, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जनवरी में गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया, बताएं वजह बताई है किस वजह से प्राइस कम हुई? यही है क्या फिर लिखा हुआ है, जनवरी में गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट की वजह से नई ट्रेड पॉलिसी बन गई, तो अब प्राइस कम हो गई है। वजह नहीं लिखी हुई, ये वजह नहीं नजर आ रही क्या? ये क्या है, अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ना करती नई ट्रेड पॉलिसी की, तो प्राइस में कोई फर्क, तो ये वजह नहीं बताई, वजह नहीं है तो और क्या ये? आप लोगों को क्या लग रहा है, देख लें, मुझे तो हैरत हुई आप लोगों का जवाब सुन के। वजह नहीं बताई इन्होंने, बताइए। अच्छा वैसे तो साइलेंट क्या होता है सवाल, कंपनी ओन 1.5 लाख शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन जनवरी, वी सोल्ड देम फॉर 40, फिर तो जवाब वजह नहीं बताई। अभी क्या वजह, वजह बताई है। आप बताएं क्या रीजन बनी सस्ता बिकने की, शेयर्स की बेची नहीं, वैसे अभी कम हुई है प्राइस, क्या वजह बनी शेयर प्राइस कम होने की? अनाउंसमेंट किसकी तरफ से? ये जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है, हो सकता है हम जो है वो सामान इंपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद कर दियो, तो हाँ हम कहें यार लोकल सामान तो बड़ा थोड़ा सा दुकान पे पड़ा है, बाकी हम कहाँ से बेचेंगे? तो ऐसी सूरत में मुझे बताएं, जो ट्रिगर हुआ, जिस वजह से ट्रिगर हुआ, जिस वजह से वजह बनी, वो वजह क्या है? गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट। वो कब हुई, जनवरी में या दिसंबर में? तो लिखें, डिक्रीज इन शेयर प्राइस is an indication of a condition that decrease in share price due to government announcement in January. Decrease in share price due to government announcement in January. Is an indication of a condition that arose after balance sheet date, after reporting date. So it is an
एडजस्टिंग, हाँ, सो इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट. However, if it is dash dash material, then nature and estimate of financial effect will be disclosed. कल से शुरू करनी है कंसोलिडेशन, तो छुट्टी ना कीजिएगा. ओके, ये पॉइंट नंबर 15 तो कभी आया नहीं पेपर में, बहरहाल इसको पढ़ लें. आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले दिन करवा दिया था. वैसे ले आए पेन. ऑन, मुझे बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज कब की थी डायरेक्टर्स ने? 31 मार्च को. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज कब की थी? 31 मार्च को. तो हमारा ईयर एंड क्या था? 31 दिसंबर 2013. ऑन 23 अप्रैल 14, ऑन इस दिन, on 23 April 14, we came to know that mobiles valuing 3 million was stolen from a warehouse in November. आप बताएं, चोरी इस दिन हुई और पता डायरेक्टर के साइन के बाद पता चला. आप बताएं क्या कर सकते हैं? लिखें. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थेफ्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थेफ्ट आफ्टर डायरेक्टर्स हैव, ये किसके बाद हुआ है? ये तो बैलेंस शीट डेट के भी बहुत देर बाद हुआ है. आफ्टर डायरेक्टर्स हैव, ये बिल्कुल नया जवाब है, नए टाइप का जवाब है. आफ्टर डायरेक्टर्स हैव, आगे बोले ना, पूरा कराएं. आफ्टर डायरेक्टर्स हैव ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. is outside the scope of, is outside the scope of IS 10. So it is not an adjusting event. So it is not an adjusting event, and it is not a non-adjusting event, and it is not a non-adjusting event. अजीब सा लफ्ज़ है, not an adjusting event and not a non-adjusting event. क्या? It is neither adjusting nor a non-adjusting event. ठीक है. ये होता है ना अच्छी जगह अंग्रेजी पढ़ने के फायदे. अच्छा, तो ना ये एडजस्टिंग इवेंट है, वेल डन, और ना ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ओके, कम ऑन पेज नंबर 837. कम ऑन पेज नंबर 837. अच्छा, पहले रिवाइज करें जरा एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स. पेज नंबर 835. इनको कितने लोगों ने बार बार पढ़ा था? चलिए इधर पढ़ लेते हैं, रहने दें. खैर, कोर्ट केस सेटल हुआ आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन हम कंधों पे बोझ महसूस कर रहे थे बिफोर, यानी एम्प्लॉय इंजर हो चुका था बैलेंस शीट डेट से पहले, कोर्ट केस बाद में हुआ, तो ठीक है, इट इज सेटलमेंट हुआ या इनिशिएट हुआ तो भी वही होगा. इनिशिएट हुआ, इनिशिएट होने पे हम लॉयर से मशवरा मांगते होते हैं, और इनिशिएट भी लिख लें स्लैश. ये तो स्टैंडर्ड ने मिसालें दी हुई ना, सेटलमेंट, इनिशिएट भी हुआ कोर्ट केस बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन एम्प्लॉय इंजर कब हो चुके हैं, एम्प्लॉय की डेथ कब हो चुकी है? हमारे साल से पहले. पता चला बैलेंस शीट डेट के बाद के डेटर ने कम पैसे दिए हैं और स्टॉक सस्ता बिका, लेकिन वजह सवाल नहीं, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट.
बोले पता चला परचेज या सेल प्राइस का बैलेंस शीट डेट के बाद, जो एसेट बैलेंस शीट डेट से पहले खरीद चुके हैं। पता चला बैलेंस शीट डेट के बाद फ्रॉड का, जो फ्रॉड ईयर एंड से पहले हो चुका है। इंश्योरेंस क्लेम के पैसे आए बाद में, जो इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर दिया था बैलेंस शीट डेट से पहले, या फिर कोई ऐसे बात चल रही थी कि हम लॉन्च करने वाले हैं। एम्प्लॉयज के लिए बोनस अनाउंस किया साल से पहले और अमाउंट डिसाइड की साल के बाद। इट इज ऑल अच्छा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स गिवन ऑन अपकमिंग पैरास। अपकमिंग पैरास की जगह लिखें पेज नंबर 837 का एंड। जी ये 31 मार्च है। ये 31 मार्च है। अ मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। कल हम पढ़ेंगे पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा, तो इस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। या इस दिन हमने सब्सिडरी को बेच दिया, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। Announcing a plan to discontinue and operation. The following are examples and events after reporting date. After reporting date, announcing a plan to discontinue. और अगर इधर रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान अनाउंस हो गया होता तो, लेकिन ये अनाउंसमेंट कब हुई है? ऐसे लाइन लगाएं, अनाउंसिंग आफ्टर। अनाउंस कब हुआ है? असल में ये स्टैंडर्ड बनाने वाले ना ऊपर ने ये लफ्ज लिख दिया, बार बार उसने लिखा नहीं, तो बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अनाउंसिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या? मेजर परचेज ऑफ एसेट, मेजर डिस्पोजल ऑफ एसेट और मेजर एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिए, यहां से मिला के पढ़ें। कब? गवर्नमेंट ने यहां पे आपके एसेट्स कब्जे में ले लिए, तो इट इज अ गवर्नमेंट ने यहां पर आपने यहां पे कोई बड़ा एसेट खरीदा, नॉन एडजस्टिंग। जो छोटा भी खरीदा नॉन एडजस्टिंग होना। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर, शुक्र है ये इसने लाइन दोबारा लिख दी, आसानी होगी अब। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, आग लगी प्लांट को यहां, तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग। announcing major restructuring after the, so that is a major ordinary share transactions। ordinary share transactions क्या होती हैं? शेयर कैपिटल इशू करना। एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आप ईपीएस एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे क्या होते हैं। आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो शेयर्स इशू करना आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इज अ entering significant commitments or contingent liabilities, for example by issuing significant guarantees, कुछ गारंटीज दे देना साल के बाद, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन ये डिटेल में हम पढ़ेंगे ये लाइन अभी। commencing major litigation arising solely out of events that occur, लिटिगेशन इस वजह से राइज नहीं हुई कि यहां पे मसला था, लिटिगेशन इस वजह से राइज हुई कि यहां को मसला हुआ है। समझी बात? नहीं समझी? उसने एक लाइन लिखी है बड़ी, सोली आउट ऑफ इवेंट्स आफ्टर द, और अगर ये बैलेंस शीट डेट से पहले हो गए होते फिर एडजस्टिंग होती। अब क्या करना है भाई नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का? क्या करना है? ये जी स्टैंडर्ड का पैरा है, पैरा नंबर भी लिखा होगा, ये स्टैंडर्ड का पैरा 21 है, ये बताता है जी क्या करना है नॉन एडजस्टिंग का। इफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर मटेरियल, तो नॉन डिस्क्लोजर में इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। तो इसको डिस्क्लोज ने करने की वजह से उनके जो यूजर्स हैं उनके डिसीजन इफेक्ट हो सकते हैं। यानी जाहिर बात है, आपने कोई बड़ा प्लांट खरीद लिया, रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दी है, आप रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते एंट्रीज, लेकिन कम से कम यूजर को लिख के बता दें कि बैलेंस शीट डेट के बाद गवर्नमेंट ने मेरे एसेट कब्जे में ले लिए हैं, बैलेंस शीट डेट के बाद मैंने नए शेयर इशू कर दिए हैं, बस लिख के बता दें कहीं।
नॉन डिस्क्लोजर could influence the, if they are material then their non disclosure would be risky, और अगर इमटेरियल है फिर डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे तो खैर है। इफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर मटेरियल, उनका डिस्क्लोज ना करना could influence the decision that user make on the basis of financial statement. An entity shall disclose the following for each material category of non-adjusting event after the reporting date. जो भी non-adjusting event बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है उसके बारे में बताएं क्या हुआ। मिसाल के तौर पे एसेट खरीद लिया, एसेट डिस्पोज कर दिया, प्लान अनाउंस कर दिया, क्या हुआ, और एस्टीमेट ऑफ इट्स, या आप बताएं कि मैंने कोशिश, ये बिल्कुल नई लाइन है आपके लिए, या आप बताएं कि मैंने कोशिश की एस्टीमेट लगाने की, वो लग नहीं रहा, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, तो ये डिस्क्लोजर दे दें। ये किसके डिस्क्लोजर्स हो गए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के। ओके एम्प्लॉय की इंजरी हुई इस दिन और लॉयर का ख्याल है हमारे खिलाफ केस होगा या हम केस करेंगे, इंजरी ऑफ एम्प्लॉय, लॉयर का ख्याल है कि रिमोट चांस है, ठीक है। इस दिन कोर्ट ने हियरिंग की केस की, और इस दिन अब लॉयर का ख्याल है, अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, इस दिन लॉयर का ख्याल बदल गया है, अब रिमोट की जगह क्या हो गया है, पॉसिबल। बताएं अब एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं, पॉसिबल को डिस्क्लोज करना होता है, पॉसिबल को, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अकाउंटेंट ने डिस्क्लोजर नहीं बनाए हुए थे क्योंकि रिमोट चांस था, केस हारने का चांस क्या था। आपको पता है कि 3 कैटेगरीज होती हैं, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल। प्रोबेबल में क्या होता है, जर्नल एंट्री, केस हारने का कम चांस हो तो डिस, केस हारने का कोई चांस ना हो तो कुछ भी नहीं। मुझे बताएं हमारे अकाउंटेंट ने 31 दिसंबर की रात को जो गुड फेथ में, अच्छे फेथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी, उसमें ना एंट्री की होगी ना डिस, लेकिन अब मेरे ख्याल से डिस्क्लोजर दे देना बनता है। तो क्या हम डिस्क्लोजर्स को उसी तरह रहने दें या अपडेट करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स, अपडेट करें। आप बताएं हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा इस दिन, नाउ, ओ बोले ना, नाउ अपडेट डिस्क्लोजर्स, अब डिस्क्लोजर्स को अपडेट करें। समझ आई बात। 31 दिसंबर को लॉयर का क्या ख्याल था, केस नहीं हारेंगे। जज साहब की जब बॉडी लैंग्वेज देखी तो क्या कहा, केस शायद हार जाए, बहुत कम चांस है, बहुत 10-15-20% चांस है केस हारेंगे, लेकिन ठीक है, पॉसिबल तो हो गया ना, तो अब इसे डिस्क्लोज करें एज अ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। चलें नोट करें, ये हमने आपको समझाया पैरा 19 और पैरा 20। इससे अमाउंट्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं होगी, लेकिन पहले डिस्क्लोजर नहीं देना था, अब डिस्क्लोजर देना है। उर्दू में लिख लें, पहले डिस्क्लोजर नहीं देना था लेकिन अब तो देना पड़ेगा। जिसको बात समझ नहीं आ रही वो घर जाके रिवाइज कीजिएगा मेन हमारी डायग्राम, पहले डिस्क्लोजर नहीं देना था अब तो देना पड़ेगा।
ओके ये जरा पढ़ें, 4-5 लाइनें समझ आ रही हैं? बोलें, अगर एक एंटिटी रिसीव करें इंफॉर्मेशन, नोट करें, यहाँ पे कुछ लोग कर लो, तस्वीर खींचो। अगर एक एंटिटी रिसीव करे आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड अबाउट द मसला that already existed at the, it shall update the disclosures that relate to those in the light of what is old information. What is old information? Remote. What is new information? Possible. An entity may need to update the disclosure even when the information does not affect the amount. It will not affect the amount. Excellent, journal entry. It will not affect the journal entry. It will not affect the journal entry that it recorded in financial statement. जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड करनी थी उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि करनी नहीं जर्नल एंट्री स्टिल रिकॉर्ड, लेकिन इंफॉर्मेशन को क्या कर दें? क्या प्रोबेबल हो जाए तो फिर तो वैसे ही करना है, फिर तो वैसे ही करना है, फिर तो उसकी एंट्री कर दें, फिर तो करना ही करना है। ओके बस अब क्या रह गया पीछे? IAS 10 तो खत्म हो गया। पेज 836 पे आए। एडजस्टिंग इवेंट की जनरल एंट्री करनी होती है, नॉन एडजस्टिंग मटेरियल हो तो, इमटेरियल हो तो कुछ भी नहीं। गोइंग कंसर्न तो अभी हमने पढ़ना है आज। Events after the reporting date are those events that occur between the end of reporting date. Financial statements are authorized for issue by directors. Two types of events, adjusting or an entity shall adjust the amount recorded in its financial statements. अच्छा ये ना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का ट्रीटमेंट है। पिछले सफे पे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन थी, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को क्या करना है? अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज करना। ये जी ओरिजिनल स्टैंडर्ड में एक एग्जांपल है। तो ये कहता है कि आप जरा बताओ डायरेक्टर्स ने कब साइन किए। कहते हैं IAS 10 का स्कोप बताओ, डायरेक्टर्स ने कब साइन किए। कहते हैं इतना कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जरा ढूंढ के बताओ डायरेक्टर्स ने कब साइन किए। क्योंकि उस दिन के बाद अगर आपको कुछ पता भी चलेगा तो IAS 10 के स्कोप से बाहर है। जी भाई क्या डेट है? डायरेक्टर्स के साइन की, जल्दी बताओ ना। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी कंप्लीट्स द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून ऑन 31 अगस्त। मैनेजमेंट को कितने महीने बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए? 2 महीने। एक्सेलेंट। कौन कौन सा? पूरा जुलाई और पूरा अगस्त। मैनेजमेंट को 2 महीने लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए। चलो ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी होगी। 18 दिन बाद, इन 18 दिन में ऑडिट वगैरह हुआ होगा आपका शायद। 18 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिव्यू कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। रिव्यू करना जरूरी नहीं, एंड ऑथराइजेस देम, बस खत्म हो गया। आगे बेशक सवाल ना पड़े। व्हाट इज द डेट फॉर ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये ऑथराइजेशन हमेशा डायरेक्टर्स की देखनी है, शेयर होल्डर्स की नहीं देखनी। स्टैंडर्ड कहता है सिर्फ डायरेक्टर्स की। इस दिन के 19 सितंबर को अगर आपको कुछ पता भी चले ना कि हमारे साल में ये गलती हो गई थी, बस खैर है। अब IAS 8 वो लगेगा, IAS 10 नहीं लग सकता। एंटिटी अनाउंसेस इट्स प्रॉफिट्स एंड सिलेक्टेड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन 19 सितंबर। ठीक है, डायरेक्टर के साइन करने के बाद 19 सितंबर को हमने अपनी वेबसाइट पे चीजें अनाउंस कर दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो गई शेयर होल्डर्स को और अदर्स को 1 अक्टूबर को। और ये ऑब्वियसली इसको प्रिंटिंग में टाइम लगा होगा ना, 12 दिन प्रिंटिंग में लग गए होंगे। तो 12 दिन प्रिंटिंग मशीन से हमने प्रिंट करवाई, फिर 1 अक्टूबर को शेयर होल्डर्स को हमने अवेलेबल कर दी। शेयर होल्डर्स अब आजकल तो 19 को या अपलोड हो जाती हैं वेबसाइट के ऊपर।
शेयर होल्डर्स अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर एनुअल मीटिंग ऑन, और फिर 24 दिन बाद वो आए, उन्होंने मीटिंग में इसको अप्रूव किया। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं देखनी, बस हाईलाइट करें ऑथोराइजेस, ये लफ्ज डायरेक्टर ऑथोराइजेस। डायरेक्टर की ऑथराइजेशन देखनी है या शेयर होल्डर की अप्रूवल? एंड द अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन फाइल्ड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 20 नवंबर। और एससीसीपी को हमने नवंबर में जाके बताया कि हमारे जून के साल में हमने ये गुल खिलाए, तो एससीसीपी को बस आधे साल बाद जाके तकरीबन बता रहे हैं। बट ठीक है, क्या करें फिर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनने में टाइम तो लगता है, कोई चाय तो नहीं है कि 15 मिनट में बन जाए। If an entity declares dividends to holders of equity instruments, shareholders, ये होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपको लफ्ज़ बहुत आसानी से समझ आएगा जब हम पढ़ लेंगे IFRS 9 आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ओहो, डिक्लेयर डिविडेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये कौन सा डिविडेंड होगा? जल्दी बताएं, जल्दी। डिक्लेयर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट फाइनल होगा, ये तो इंटरिम नहीं होगा। फिर क्या करें इसका? द एंटिटी शेल, कल क्या पढ़ा था, बोले हैं, shall not recognize those dividend as a at the such dividends are in the notes in accordance with IAS 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 की एडजस्टमेंट नंबर 12, क्वेश्चन 1 की एडजस्टमेंट नंबर 12। इसमें देखिएगा चार्जिंग केबल है। नहीं है, चलें, खैर है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। नहीं ठीक है, वो लिया था, खैर है। इन पाकिस्तान फाइनल डिविडेंड इज प्रिपेयर्ड, उसे मंगवाओ केबल। इन पाकिस्तान फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इज अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन एजीएम। तो फिर इसलिए फिर एजीएम में जब मेंबर्स अप्रूव करते हैं तब इसकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर दी जाती है। अगर वो ना बताया हो तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले दिन भी लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में शेयर होल्डर्स का इंतजार नहीं किया जाता। इंटरिम डिविडेंड पाकिस्तान में अनाउंस किया जाता है डायरेक्टर्स की तरफ से और उसी दिन लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली जाती है। ओके, अच्छा भाई, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न के बारे में सिंपल सी बात है कि कंपनी चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, ये सवाल है। गोइंग कंसर्न एक ऐसी चीज है जो कि इस दिन भी पता चली तो इसको एडजस्टिंग इवेंट लेना है। वाई बताएं? गोइंग कंसर्न अगर इस दिन भी हिट हुई तो इसको आपने एडजस्टिंग इवेंट लेना है। क्या वजह है भाई? अब कुछ रहा ही नहीं, पीछे कुछ रह ही नहीं गया, कंपनी बंद हो रही है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया ना। अब क्या, अब तो रोना धोना ही है बस, हम मांगी कंपनी फिर। अब क्या आप लोगों ने बताना? अगर मटेरियल क्या सब फारग हो गया है, वो कंपनी मांगी है बस। मतलब कि यहां पे गवर्नमेंट ने फरवरी में कहा कि कारोबार बंद करो। अब हम इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्या मतलब फारग हो गए। अब एडजस्टमेंट्स करें। यहाँ एडजस्टमेंट्स करने का ये तरीका है कि सारे एसेट्स को फेयर वैल्यूज पे ले आएं और सारी लाइबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यूज पे ले आएं और एक ऐसी बैलेंस शीट बनाएं जिससे देखने में लग रहा हो आज ये बैलेंस शीट बेचनी पड़े, यानी सारे एसेट्स बेचने पड़े और सारी लाइबिलिटी सेटल करनी पड़े, तो कितने पे होंगे। तो यहां आके अपनी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। हालांकि सर्कमस्टांसेस अरोज कब हुए हैं? आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। लेकिन ऑडिट पढ़ा है आप लोगों ने? परवेसिव का लफ्ज पढ़ा है? यानी इतने असरात इसके परवेसिव हैं कि पीछे कुछ रह ही नहीं गया बस। अब तो छोड़े परे, मतलब इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है
कि बस अब इसने तो लूटी मचा दी, खत्म, कंपनी मर गई, तो फिर पीछे क्या डिस्क्लोजर देने का? अगर ये मटेरियल है तो मटेरियल क्या है ही ये था कि कंपनी चल रही थी, अब कंपनी नहीं रही। तो गोइंग कंसर्न अगर साल के बाद भी हिट हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज। अभी हम आपको लिखवाना शुरू करते हैं जो लिखवाना है, अभी नोट ना करें। पेज 838, हाँ उसको देख लेंगे कंसोलिडेशन में, पेज 838। मैं एक ऐसी कंपनी की मिसाल लेने लगा हूं जिसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड। बताएं उर्दू में मतलब, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड का मतलब बताएं उर्दू में। हाँ लिखें, अब कंपनी चल नहीं सकती। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड का मतलब होता है कंपनी चल सकती है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड का मतलब है डॉक्टर ने जवाब, सॉरी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड का मतलब है अब कंपनी चल नहीं सकती, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब कंपनी को वेंटिलेटर से भी उतार लें और बस अब घर ले जाऊं। अच्छा, मसला तो उसके बाद शुरू होना है फिर। अच्छा, बिरयानी, मैं कबर की बात कर रहा हूँ, वो फिर छोटी छोटी बातें। बिल्डिंग और इन्वेंट्री, बिल्डिंग और किताबों में पहले से कितने पे आ रही थी, कितने पे आ रही थी? 70 और, लेकिन अब क्योंकि हमने बिजनेस बंद करना है तो ये रियलाइज कितने पे होगी और ये रियलाइज कितने पे होगी? तो अब एक एरो बनाएं, हम किस वैल्यू पे ले आए चीजों को? रियलाइजेबल वैल्यू पे। और मुझे बताएं ईयर एंड पर आकर कितने रुपए का लॉस रिकॉर्ड करें? यहां पे ईयर एंड पे आके कितने रुपए का लॉस रिकॉर्ड करें? 10 रुपए का किस केस में? बिल्डिंग। और 5 रुपए का किस केस में? इन्वेंट्री के केस में। टोटल 15 का लॉस रिकॉर्ड करें। लेकिन ये हमारे साल रिकॉर्ड करें या ये नोट दे दें कि अगर ये मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें? नहीं, ये हमारे साल आके रिकॉर्ड होगा। और क्रेडिटर्स से बात हो गई है, क्रेडिटर्स को कितने देने थे? उनसे मिन्नत कर लिए कि यार हम मर रहे हैं, खत्म हो रही है बात, यार जो खुदा के लिए छोड़ दो यार, इतने अरसे से तुम्हारे साथ लगे रहे हैं, अब 28 मिलियन लेके जान छोड़ो हमारी, पहले बहुत मसले फंसे हुए हैं। तो उधर से कितने की खुशी आई है? 2 की खुशी आई है। तो बोले एसेट्स को किस पे ले आए और लाइबिलिटीज को? ये इनकी कैरिंग वैल्यूज थी। बुक वैल्यू का लफ्ज आपको पता है लाइबिलिटी के लिए यूज नहीं होता, इसलिए हमने बुक वैल्यू स्लैश कैरिंग अमाउंट लिखा है और इधर कैरिंग अमाउंट लिखा है। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी हिट हो जाए यानी वैलिड ना रहे तो फिर हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। अब लिखें, ये गेन लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे चाहे सरकमस्टांसेस साल के, ये गेन लॉसेस 31 दिसंबर को ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे, बड़ा बड़ा लिखें, ये गेन लॉसेस 31 दिसंबर को ही रिकॉर्ड करेंगे चाहे सरकमस्टांसेस साल के बाद ही अरोज हुए हों। ये गेन लॉसेस 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे चाहे गेन लॉसेस साल के बाद ही अरोज हुए हों। बी एक्टिव, ओके। हाँ जी, अच्छा। मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा करने का, तो मैं, एन एंटिटी शैल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसी वैल्यू पर रहने दूं, इट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न बेसिस। इफ आई एम नॉट गोइंग कंसर्न तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, बट इफ आई एम गोइंग कंसर्न तो मेरी बला से के रियलाइजेबल और सेटलमेंट वैल्यूज क्या है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। ओके, गॉट इट? ये फिक्रा जरा बड़ा मजे के पढ़ें दोबारा। एन एंटिटी शेल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस इफ मैनेजमेंट डिटरमिन्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ईदर, पता क्या चला बैलेंस शीट डेट के बाद? नंबर 1,
ओ, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, हमारा अपना इरादा फरवरी में बन गया कि कारोबार बंद कर रहे हैं, ये भी एडजस्टिंग इवेंट होगा, कोई मसला नहीं। या सीज ट्रेडिंग एक ही बात है, और सीज ट्रेडिंग, या वी हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो, सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि कंपनी ही बंद कर दूं। गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया आपको, मतलब मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कंपनी बंद कर दूं, अब मैं क्या करूं? डू नॉट प्रिपेयर माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और गोइंग कंसर्न बेसिस। इस लाइन का मतलब क्या है? नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। एक मिनट, नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न, इस लाइन का मतलब क्या है? मींस ब्रिंग एसेट्स टू realizable value and bring liabilities to settlement values. Now I'm not going concern. सेटल कर दें, घर ले जाएं इसको। ओके, डिटीरियोरेशन इन, बोले डिटीरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द रिपोर्टिंग। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कहां से पता चलते हैं? वो कैश फ्लो नहीं बनी होती, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वहां से पता चल जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट देख के चीजें पता चल जाती हैं। डिटीरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट may indicate a need to consider whether going concern assumption is still appropriate or not। तो इन चीजों से पता चल जाता है, अंदाजा लगा लें कि गोइंग कंसर्न वैलिड भी है या नहीं। इफ गोइंग कंसर्न assumption is no longer appropriate, मतलब बताएं जिंदा बचेगी या मरने वाली है कंपनी? मरने वाली है। द इफेक्ट इज सो परवेसिव, अकाउंट स्पेसिफिक नहीं, ये सॉरी ऑडिट का लफ्ज निकल गया मुंह से। द इफेक्टिव सो ज्यादा, द इफेक्टिव सो ज्यादा, इतना ज्यादा इफेक्ट है इसका, जहरी बात है कंपनी मर गई तो पीछे क्या रह गया? दैट दिस स्टैंडर्ड ने बदल लिया अपना रूल, स्टैंडर्ड कहते हैं इसको एडजस्ट करो, दैट दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अ फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल चेंज इन rather than an adjustments to amount recorded। अमाउंट्स को एडजस्ट ना करो, बल्कि आप फंडामेंटल चेंजेस कर दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। फंडामेंटल चेंजेस ये हैं, बुक वैल्यूज को रियलाइजेबल वैल्यूज पे ले आओ और कैरिंग अमाउंट्स को, इट इज नॉट कॉल्ड एज एडजस्टमेंट, स्टैंडर्ड है क्या? इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या थी? इधर देखें, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप पहले यूज कर रहे थे हिस्टोरिक कॉस्ट, अब आप उठा के बेसिस ही चेंज कर दिए, हिस्टोरिक कॉस्ट से इस पे ले आए हैं चीजों को। इट इज अ फंडामेंटल चेंज, लिखे ना यहां हिस्टोरिक कॉस्ट, इस कॉलम के नीचे लिखे हिस्टोरिक कॉस्ट, और उठा के इस पे चीजें ले आए हैं। इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इधर देखें, दीज आर एडजस्टमेंट्स, नो 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 नो, कहता है तुमने तो पूरी अकाउंटिंग उठा के बदल दिया। दीज आर नॉट जस्ट एडजस्टमेंट्स, इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
ओके, अब ये 3 ऑप्शंस पढ़ लें नीचे। इफ द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न, अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो these financial statements are prepared on going concern basis। मतलब कि कौन सी अकाउंटिंग चला लें, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, या चीजों को फेयर वैल्यू पे भी रखते हैं कई लोग, फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें, मतलब रियलाइजेबल वैल्यूज और सेटलमेंट वैल्यूज पे लाने की जरूरत नहीं है। इफ द एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, तो स्टेप 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। फिर आप गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना बनाएं। मस्ट इंक्लूड अ डिस्क्लोजर, और 3 बातें यूजर्स को बताएं। नंबर 1, ये बताएं कि अब हम गोइंग कंसर्न नहीं है, कहीं लिख के बता दें कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है। दूसरा, क्यों गोइंग कंसर्न नहीं रहे, गवर्नमेंट ने कहा अपना इरादा बदला, या आप बिजनेस छोड़ के कुछ किसी और मुल्क में जाने लगे हैं, वजह बताएं। द बेसिस यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल गिवन लिक्विडेशन वैल्यूज, जिसे रियलाइजेबल वैल्यूज भी कहते हैं, और लाइबिलिटीज के केस में इसे सेटलमेंट वैल्यूज भी कहते हैं। अच्छा, if the entity, but there is significant doubt that it will be continue operating as a, if the entity is a going concern but there is a doubt, जिंदा तो है लेकिन पता नहीं कुछ हो भी सकता है, क्या करें फिर आपको इजाजत है, फिर आप यही वाली अकाउंटिंग कर लें, फिर ये छोड़ें, फिर इसकी इजाजत है, स्टैंडर्ड कह रहे हैं, फिर अब ये अकाउंटिंग ना करें, जज्बाती ना हो एकदम, कोई नहीं, इंशाल्लाह जिंदा रहेगा, हौसला रखें। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न वाली में बैलेंस शीट में ये चीजें आएंगी, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं होगी तो फिर बैलेंस शीट में इन फिगर्स पे आएंगे। मस्ट इंक्लूड अ डिस्क्लोजर, एक डिस्क्लोजर दें आप, इधर भी मस्ट ही था, मस्ट इंक्लूड अ डिस्क्लोजर ऑफ द अनसर्टेनिटीज कॉजिंग दिस डाउट। क्या वजह, आपको क्यों डर लग रहा है, क्या वजह, गुर्दे फेल हो गए हैं कंपनी के, क्या हुआ है, क्या वजह बनी है। IAS 1 स्पेसिफाइज, बस हौसला करके 4-5 लाइनें आखिरी रह गई हैं आज की, पढ़ लें इनको। IAS 1 specifies required disclosures if the financial statements are not prepared on, ये वाली बात की है ना, और if the management is aware of material uncertainties, यानी ये वाली बात की है, related to event that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue, the events or conditions requiring disclosure may arise after the reporting date। तो किस किस सूरत में डिस्क्लोजर देने हैं बोले, नहीं, जब गोइंग कंसर्न है तब ने डिस्क्लोजर देने हैं, या तो गोइंग कंसर्न ना हो, या गोइंग कंसर्न तो हो लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट हो। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड इवन इफ सर्कमस्टांसेस अरोज आफ्टर द, एंड द कंपनी विल डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग देम। बेसिस कौन सी हैं, लिक्विडेशन वैल्यूज, जिसे सेटलमेंट वैल्यूज भी कहते हैं, और एसेट्स के केस में रियलाइजेबल वैल्यूज भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं। ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में भी एसेट्स आर शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू एंड लायबिलिटीज एट सेटलमेंट वैल्यू। चलो बनाओ दूसरा पार्ट।